आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिस केस के बारे में जब तक अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फांसी हो जाती है तुरंत ही लोगों को अपराधी से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना पता लगती है जिसके बाद पूरी जनता अफसोस में दो टुकड़ों में बंटकर रह जाती है। जहां एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ और उसे फांसी होनी ही चाहिए थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि वो बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर था। किसी दूसरे व्यक्ति की सजा उसे मिली थी, उसे फंसाया गया था और उसने किसी भी प्रकार का कोई जुर्म किया ही नहीं था। लेकिन इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस पूरी घटना को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना सजेशन जरूर लिखिएगा। साथ ही मुझे ये जरूर बताएं कि अगर आप जज होते तो इस जुर्म की क्या सजा देते। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने के साथ ही आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप समाज में चल रही ऐसी कई सारी जो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं उनसे हमेशा रूबरू बने रहें, ताकि आप भी सावधान रहेंगे और सतर्क रहेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। और आइए अब जानते हैं इस दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। सीधे आपको लेकर चलती हूँ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारिक थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती बहन था और नागरदास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भावेश पारिक और बेटी हेतल पारिक। साल 1987 में ये पूरा परिवार गुजरात से भवानीपुरा आकर रहने लगता है। नागरदास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि कोलकाता में बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उनकी बेटी हेतल पारिक वेललैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी और जो कि बाजार कोलकाता में ही पड़ता था। लेकिन पारेख फैमिली के आनंद अपार्टमेंट में आने से पहले सन 1987 में ही इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था और इसका नाम था धनंजय चटर्जी। ये नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। धनंजय चटर्जी का जन्म वेस्ट बंगाल के कुलदेही नामक जगह पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारेख फैमिली के यहां आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसकी वहां पर ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। इधर पारिक फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागरदास और उनका बेटा ज्वेलरी के बिजनेस को संभालते थे और वहीं मां उनकी हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली जो नौकरी थी वो भी ठीक ठाक चल रही थी और फिर साल 1989 यानी कि 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम पूर्णिमा था। वो लड़की आंगनवाड़ी में एक वर्कर थी और 1200 रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम किया करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की थी कि वो एक बीएसएफ का जवान है, लेकिन शादी के बाद ही पूर्णिमा को पता चल जाता है कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी धनंजय के साथ रहने लगती है और अब शुरू होता है साल 1990 और मार्च का महीना। नागरदास की बेटी हेतल पारिक 10th क्लास में पढ़ती थी। मार्च के महीने के आसपास में उसका बोर्ड का एग्जाम भी शुरू हो गया था। सुबह 7:30 बजे के समय वो अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकलती थी। उसके आईसीएससी बोर्ड के एग्जाम थे और वो दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद अपने घर लौटकर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वो अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल हैं वो मुझे गंदी नजर से देखते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं। माँ ने अपनी बेटी को इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने के लिए कहा। लेकिन जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आती है तो फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर जब वो वापस आ रही थी
तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से उसे पिक्चर देखने के लिए साथ चलने को कहा है। इस बार हेतल की मां को गुस्सा आ जाता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो हेतल की मां यशोमती उससे सारी बातें बताती है, यानी कि जो कुछ भी हरकत सिक्योरिटी गार्ड ने हेतल के साथ की थी वो सब कुछ हेतल के पिता को बता देती है। और ये सुनकर नागरदास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी समय सिक्योरिटी के हेड में कंप्लेन कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड भी धनंजय चटर्जी का किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देती है। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन जब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है तब धनंजय को कहीं और ड्यूटी जाना था, लेकिन वो वहां गया नहीं और सुबह 6 बजे के आसपास आनंद अपार्टमेंट में ही वो आ जाता है और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। और इधर अगर पारिक फैमिली की बात करें तो सुबह नागरदास और उनका बेटा अपने काम पर चले जाते हैं। सुबह 7:30 बजे तक उनकी बेटी हेतल भी अपने एग्जाम के लिए चली गई और हेतल की मां घर पर ही थी। दोपहर के 1 बजे तक हेतल अपना एग्जाम करके घर वापस आ रही थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की मां यानी कि यशोमती बेन पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में जाती है। यानी अब शाम के 5 बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी की शिफ्ट दोपहर 2 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे और वो अपने घर नहीं गया था। यानी नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ चुके थे। यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपनी यूनिफॉर्म को उतार कर अपने घर वाले कपड़े यानी कि नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहन ली थी। अगर मैं एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करूं तो 5:20 पर हेतल की मां यशोमती बेन मंदिर गई थी और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर जरा होकर आता हूँ और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण भी पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे जरा सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालिक हैं उनसे बात करनी है, उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पारिक का जो घर है वो भी इसी 3rd फ्लोर पर ही था। और क्योंकि ये सन 1990 की घटना थी, उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन हेतल पारिक के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन वो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट में आ जाते हैं और वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो नया गार्ड है उसने रिपोर्ट की थी। नाइट शिफ्ट के गार्ड ने बताया कि नहीं, वो आज नहीं आए थे। अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर उससे पूछते हैं कि धनंजय कहाँ पर है। गार्ड कहता है कि वो 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलवाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। और धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से सीधे नीचे आ जाता है। मैनेजर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे कहते हैं। मैनेजर पूछता है कि तुमको कहीं और पर रिपोर्टिंग करनी थी ना, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते वो वहाँ पर नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बीच थोड़ी और बातचीत होती है, फिर मैनेजर वहां से चला जाता है और 5:50 के आसपास हेतल पारिक की मां मंदिर से अपने घर वापस आनंद अपार्टमेंट आती है। वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ जाती है और वहां अपने अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है तो वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। और जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हेतल की माँ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वो अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग और उनके सर्वेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं।
सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट जाता है और हेतल की मां घर के अंदर प्रवेश करती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले आते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और फिर मां अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि अंदर हेतल पारिक लहूलुहान पड़ी हुई थी। शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की मां ने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन के जरिए कॉल करके हेतल के बारे में सब कुछ बताया। नागरदास और हेतल के भाई तुरंत अपने घर आते हैं और धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। हेतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की छानबीन शुरू करती है और छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है और जो कि किसी के शर्ट में लगाया गया था, और एक गले की चैन मिलती है और इस चैन को देखकर पड़ोसी के काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि ये चैन उसकी है और यहाँ आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गई थी। पुलिस को बटन और चैन के अलावा भी सर्कमस्टेशनल एविडेंस मिलते हैं, जैसे खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े, और फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गया और वो यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका ही हाथ होगा और पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। और जब हेतल की मां से पूछताछ की जाती है तो हेतल की मां ने भी वही बताया जो उसके पिता ने बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब कल शाम को मंदिर से वापस घर आई तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हेतल की मां ने ये भी बताया कि उसके घर से एक घड़ी गायब हुई है। शायद धनंजय घर से निकलते समय उस घड़ी को चुराते हुए ले गया होगा। लेकिन जब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में नहीं, उसको लिफ्ट के नीचे आते हुए देखा था। पुलिस पूछती है कि वो कितने बजे ऊपर गया था, तो लिफ्ट मैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, उस समय मैं वॉशरूम गया हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि हेतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में ये बताया था कि उससे लिफ्ट मैन ने कहा था कि धनंजय को उसने उसी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को लिफ्ट मैन खुद बोल रहा है कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया तब वो वॉशरूम चला गया था। इसका मतलब ये है कि हेतल की मां झूठ बोल रही थी। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे पूछताछ करती है। उस गार्ड ने बताया कि 5:25 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था और उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर वहां पर आ गए थे। मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे। धनंजय तुरंत नीचे आ गया था और अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। उनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो वहां नहीं गया क्योंकि उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसके घर पर किसी बच्चे की जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गाँव जाना था। उसने सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था और वो अपने बैग को लेकर अपने ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान ये था कि वो यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव निकल जाएगा। लेकिन गांव जाने से पहले अभी थोड़ा समय बाकी था, तो वो कुछ घंटे बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वो किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया था। इसके बाद वो अपने गांव के लिए निकल गया। इधर हेतल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें ये पता चलता है कि हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे, लेकिन इन सबसे पहले हेतल का गला घोंटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाए जाने के निशान भी मिलते हैं। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरीज भी थी। कहां पर चाकू के निशान थे आप सभी इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। 5 मार्च को ये घटना घटी थी और 12 मई को यानी कि 2 महीने बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है।
इसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को वो कपड़ा भी मिल जाता है जिसे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था, और वो घड़ी भी मिल गई थी जो उसने पारिक फैमिली के घर से चोरी की थी। अब आपके दिमाग में ये कहानी घूमना शुरू हो गई होगी दोस्तों कि धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, उसने हेतल को मारा होगा, और जब उसके कपड़ों पर खून के छींटे आए होंगे तब उसने अपने कपड़े बदल लिए होंगे, क्योंकि वो अपने कपड़ों का बैग साथ लेकर गया था। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर ये सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। और यही कहानी उस समय लोगों के जबान पर भी थी और यही कहानी मीडिया में भी चल रही थी, और सबको यही लग रहा था कि धनंजय ने पहले तो हेतल के साथ ये कुकर्म किया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी होगी। लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और एक सिक्योरिटी गार्ड की 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम करने की वजह से लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लग रहे थे। फिर ये केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिले थे वो सभी रिलेटेड एविडेंस थे, यानी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस उन्हें नहीं मिला था। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ना मिलने की वजह से धनंजय हेतल के अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए देखा तो गया था, लेकिन उसे बाहर आते हुए नहीं देखा गया था। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वो पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट की थी, और जो क्रीम कलर का बटन मिला था वो धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर की शर्ट से बिल्कुल मैच कर रहा था। लेकिन टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन इसी शर्ट का है या फिर नहीं। इसके बाद अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और जितने भी गवाह मिले थे वो सब के सब कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसकी चेन हेतल के घर पर मिली थी, वो आदमी भी कहता है कि मैंने तो चेन धनंजय को गिफ्ट की थी, और जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तो वो चेन वहाँ पर गिर गई होगी। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर ही तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इन सब के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, उसने हेतल को नहीं मारा है, और उसने कहा कि वो तो किसी के कत्ल के बारे में सोच तक नहीं सकता है। वो बार बार यही कहता रहा। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों को देखकर समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। फिर ये मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया। वहाँ से भी धनंजय को फांसी की ही सजा सुनाई गई। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ पर भी यही सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना है कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने तो एक हीनियस क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पेटिशन भेज दी, जिस वजह से फांसी की डेट कैंसिल कर दी गई। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट से भी धनंजय की मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है उसको माफी कैसे मिल सकती थी। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख और टाइम और जगह ये सब तय किया जाता है, और वो डेट और टाइम था 15 अगस्त सन 2004 की सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। लेकिन जब धनंजय की फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनका कहना था कि किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन इन सभी प्रोटेस्ट का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। और जब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे का समय होता है, तब धनंजय को जेल स्टाफ वाले लोग उठाते हैं और उसे नहलाया जाता है। इसके बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर लेकर जाते हैं। और जाते हुए धनंजय एक पुलिस वाले से पूछता है कि क्या मेरे मरने के बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी
और क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? लेकिन पुलिस वाला उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। अब ये लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और वहां सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहां पर कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फिर धनंजय को नाता मलिक जल्लाद को सौंप दिया जाता है। धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपनी आखिरी समय पर भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सब सुखी रहे और कभी किसी बेगुनाह को मेरी जैसी सजा न मिले। इसके बाद धनंजय वहां खड़े लोगों से भी यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है, मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो फंसाया गया है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर धनंजय के पास जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। जब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला जाता है। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से भी कोई नहीं आया था, क्योंकि सबको यही लगता था कि धनंजय क्रिमिनल था और फिर जेल अथॉरिटी ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप सभी को लग रहा होगा कि अब ये केस यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया, अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग इस केस को विक्टिम के अलग नजरिए से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल पारेख के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि लोग उसे कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे। किसी की कोई भी चीज खराब हो जाती थी तो वो उसे ठीक कर देता था या फिर उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था। और इंटरव्यू में उसने ये भी बताया था कि उसने कभी हेतल के साथ बदतमीजी की ही नहीं थी, बल्कि वो तो वहाँ किसी से बात तक नहीं किया करता था। वो तो अपने काम से काम रखता था। जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता था तभी वो उसके पास जाकर बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल के बाद पड़ी, और ये कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त जब धनंजय लास्ट तक यही कहता रहता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने अपनी अंतिम सांस तक अपने जुर्म को स्वीकार नहीं किया था। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई, जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस करके कुछ तथ्य सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटना स्थल से या फिर हेतल के शरीर से धनंजय की कोई निशान या फिर फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन वो चाकू भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे। और अगर बात करते हैं गवाहों की, तो पहला गवाह था दूसरा गार्ड, जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे झांक कर देखा था। एक और व्यक्ति था जो लिफ्टमैन था, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलटा और उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते हुए देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी दोस्तों। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने 3रे माले से नीचे देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, यानी कि अगर कोई वहां से नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे देख नहीं सकता था। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया था कि उस समय 4:10 हो रहा था। और ये केस जब गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में हेतल वाले फ्लोर पर गया था और 5:45 पर बाहर भी आ गया था, यानी कि इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए धनंजय के पास मात्र 20 मिनट थे। और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी दिया था। और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठ गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और कई चीजें थी, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई। और अपार्टमेंट से चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी बिल्कुल मैच नहीं हुए थे। और फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए थे, लेकिन कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया।
घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने का, जबरदस्ती किए जाने की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। एक सवाल ये भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया। अगला सवाल ये था कि जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था, और हेतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा। एक बात ये भी पता चलती है कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ सुपरवाइजर से कंप्लेंट की हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अदालत ने ध्यान नहीं दिया था। ऑफिशियल कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इस घटना के बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया, और कई बार वो ट्रायल में भी नहीं आई। और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद हेतल के पिता और भाई ने भी वो शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी, उसकी कॉपी कभी कोर्ट में पेश ही नहीं की गई। और इतना ही नहीं, सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया, उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय ही था, लेकिन एक बात समझना बेहद जरूरी है कि वो बात ये है कि न्याय इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान का ही बनाया कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता है। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन अगर सावधानी से ना किया जाए तो किसी गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी की सजा मिल सकती है, क्योंकि कानून इंसान का सिस्टम है और इसलिए गलतियां होना लाजमी है। और क्योंकि ये कानून इंसान का बनाया है तो परफेक्ट नहीं हो सकता, और यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात का ध्यान भी रखा। और इसीलिए कानून का मूल भाव ये कहता है कि गलती से गुनहगार छोड़ा जाए तो ये फिर भी स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए तो ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा। और फांसी के केस में तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या फिर हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए फांसी की सजा देते समय ये ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो, और साथ ही ये तय करना भी बेहद जरूरी है कि केस किसी भी रीजनेबल डाउट से परे हो, कोई भी लॉजिक का सवाल बाकी ना रहे कि जिससे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया हो और जिस पर दोष साबित होना है उसी ने ये किया हो। लॉजिक फॉलो होना चाहिए। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इसी पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप एक जज होते तो आप इसकी क्या सजा देते और किस हद तक इसका इन्वेस्टिगेशन करवाते, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी सच्ची घटना के बारे में कुछ जानते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सचेत रहे, जागरूक रहे। वीडियो को हर किसी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज के समय पर किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, आपको इन्हीं कहानियों के माध्यम से पता लगता है। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।